जय हिंद। आज से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और क्रम से हम लोग बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। आज हमारा जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है वह है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हम यह समझेंगे कि तंत्र क्या होता है यानी सिस्टम क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज सिस्टम, यानी अंगों के समूह को ही हम लोग तंत्र या सिस्टम कहते हैं। जब बहुत सारे अंग मिल करके केवल एक ही प्रकार के कार्य को करते हैं तो उन सभी अंगों को मिला करके सामूहिक रूप से हम लोग तंत्र या सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं। मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, न जाने कितने सिस्टम पढ़ते हैं। उसी में से एक उदाहरण हम देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र में क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं मुंह से, वह खाना कहाँ जाता है, आपके फूड पाइप आहार नाल से होता हुआ आपके पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक से होता हुआ छोटी आंत, बड़ी आंत और फाइनली वह एनस द्वारा, गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है शरीर से। अगर आप देखें तो इन सभी में सारे के सारे अंग मिलकर के केवल एक ही कार्य कर रहे हैं। और कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो पाचन का कार्य कर रहे हैं। इतने सारे अंग मिलकर के केवल एक काम, कौन सा काम कर रहे हैं, पाचन का काम कर रहे हैं। तो नाम पड़ गया पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग माउथ यानी मुंह से खाना लेते हैं, या खाना आपके आहार नाल से होता हुआ, फूड पाइप से होता हुआ या आपके पेट में, स्टमक में जाता है, स्टमक से होता हुआ छोटी आंत से जाता है फाइनली बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से कहाँ पहुँच जाता है तो आप बताएंगे बड़ी आंत से या फाइनली जो है एनस द्वारा बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो माउथ है आपका, मुंह, और ये फूड पाइप, ये स्टमक, और ये आपका छोटी आंत, और ये आपका बड़ी आंत, और ये आपका एनस, ये सारे के सारे अंग मिल करके केवल एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं। वह कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो डाइजेशन का कार्य कर रहे हैं, पाचन का कार्य कर रहे हैं। इतने सारे अंगों को मिला करके हमने एक नाम दे दिया, क्या, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र या इसी को आप कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक ऐसे ही हमारा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। अब सर्कुलेशन, अगर इसका अर्थ देखा जाए तो क्या होता है, परि का अर्थ होता है चारों तरफ, परि का अर्थ होता है चारों तरफ, संचरण का मतलब होता है चलने वाला, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें चारों तरफ हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप होता है, ऐसा समूह होता है जो सर्कुलेट होते रहते हैं, चलते ही रहते हैं या उसको सर्कुलेट करवाते रहते हैं। ऐसे अंगों के समूह को ही हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऑर्गन्स का, ऐसे अंगों का समूह है, ग्रुप है, जो मिल करके क्या करते हैं, तो परिसंचरण का काम करते हैं या करवाते हैं, या तो खुद करते हैं या तो करवाते हैं। ऐसे अंगों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, इसमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 टाइप के अंग आते हैं जो क्या करते हैं, सर्कुलेशन का कार्य करवाते हैं। वह 3 अंग कौन कौन से होते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आने वाले अंग या ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आपका ब्लड, पहला होता है आपका ब्लड। अब यह ब्लड यानी रक्त, इस ब्लड को पंप कौन करता है, तो दूसरा आपका ऑर्गन या अंग आता है आपका हार्ट, जिसे आप हृदय कहते हैं। अब यह ब्लड पंप करेगा हृदय, यह ब्लड जाता किसमें है, दौड़ता किसमें है, तो आप बताएंगे नसों में। इन नसों को हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स, नसों को हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका कहते हैं। ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिका, रुधिर वाहिका कहते हैं। इसको हिंदी में आप कहेंगे रक्त, या इसी को हम लोग कहते हैं रुधिर कहते हैं। इसे आप लोग हृदय कहते हैं, हृदय, या इसी को आप लोग दिल कहते हैं, दिल। ठीक है, इसे आप लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स, इसी को रक्त वाहिका, या आप कह सकते हैं रुधिर वाहिका, रुधिर वाहिका भी कह सकते हैं। ठीक, रुधिर वाहिका। ठीक है, ये रक्त रुधिर, इसी को खून भी कहते हैं, जो कि फारसी शब्द है। रक्त और रुधिर आपका हिंदी शब्द है, ब्लड इंग्लिश शब्द है।
इसी प्रकार हार्ट आपका इंग्लिश शब्द है, हृदय हिंदी शब्द है, दिल आपका उर्दू शब्द है। इसी प्रकार रक्त और धीर वाहिका जो आप कहते हैं ये हिंदी शब्द है, इसको आप ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होता है, जिसमें खून जो है दौड़ता है, यानी वह नस, वह पतली पतली डक्ट या नसें जिसमें हमारा खून दौड़ता है, उसी को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। अगर आप ये तीनों जो है पार्ट शरीर का है, तीनों पार्ट ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड, इन तीनों के बारे में आप पढ़ लेंगे, इन तीनों अंगों को मिला करके पढ़ लेते हैं तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र आपको पूरा पढ़ना है तो यह 3 ऑर्गन्स आपको पढ़ना होगा, जिसमें ब्लड आता है, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आता है। इन तीनों अंगों को हम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपका ब्लड है, हार्ट और ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स को शुरू करने से पहले या इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर से संबंधित कुछ फैक्ट चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपसे परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। पहले उनको हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे ब्लड। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, पूछता है आपसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करना कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करना कहलाता है आपका, यहां लिख देते हैं, तो आप मिटा देते हैं, जगह हो जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है, एंजियोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज एंजियोलॉजी, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कुछ और इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि एंजियोलॉजी के पिता कौन है या सर्कुलेटरी सिस्टम के पिता कौन है, फादर कौन है। तो आप लिखिएगा, इन दोनों के जो पिता हैं, फादर हैं, उनका नाम है विलियम हार्वे। क्या नाम है, आप लिखेंगे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे यह एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1628 ईस्वी में पहली बार बताया था कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे शरीर के अंदर। इसके बारे में विस्तृत बताने का कार्य किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। यह कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कब बताया था, 1628 में बताया था। इनके पिता का नाम था टॉमस हार्वे, जो इंग्लैंड के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यवसायी थे। उन्हीं के पुत्र होते हैं विलियम हार्वे। इन्होंने ही पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था 1628 ईस्वी में, और उन्होंने ही बताया था कि हमारे शरीर के अंदर किस तरह ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कैसे कैसे सर्कुलेशन का कार्य कंप्लीट होता है। यही कारण है कि इन्हें सर्कुलेटरी सिस्टम का पिता, या कहा जाए कि एंजियोलॉजी के पिता कौन है, तो आप बताएंगे विलियम हार्वे है। कब किया था, तो 1628 ईस्वी में किया था। है ना, 1628 ईस्वी में किया था। तो फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम अगर पूछा जाए तो कौन होंगे, विलियम हार्वे होंगे। फादर ऑफ एंजियोलॉजी पूछा जाए तब भी विलियम हार्वे ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी के पिता विलियम हार्वे हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के भी पिता विलियम हार्वे ही होंगे। ठीक, अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ और चीजें हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कितनी प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है, अब बताएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है। कौन कौन, एक होता है आपका, एक आप लिख सकते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी को कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे आप कहते हैं हिंदी में बंद परिसंचरण तंत्र,
बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसको आइए हम लोग समझते हैं। पहले हम समझेंगे खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जिसमें जिसमें जो सर्कुलेशन होता है वह खुला होता है, यानी ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जिसमें सर्कुलेशन क्या हो, खुला हो, उसे हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए ये लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, या फिर लंग्स होता है, ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना, इसके बीच में खून ऐसे ही सर्कुलेट होता रहता है, खुला रहता है। यानी नसों में खून जो होता है, नसों के अंदर मान लीजिए नस है कोई, इस नस के अंदर खून क्या होता है, सर्कुलेट नहीं होता है, यानी नसों में पैक होकर के खून नहीं बहता है, बल्कि ऐसे ही नसों के अंदर खून बहता है। इस तरह नसों में खून नहीं बहता है, बल्कि उनकी बॉडी के अंदर ऐसे ही सर्कुलेट होता रहता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं भी ऐसे ही खून उनके शरीर के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। तो इसी प्रकार के सर्कुलेशन को ही हम लोग ओपन सर्कुलेशन कहते हैं या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके उदाहरण जो होते हैं आप उसको लिखिएगा, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है लिखेंगे, इसमें आप लिखिए पहला उदाहरण स्नेल। स्नेल यानी इसे हम लोग घोंघा कहते हैं, घोंघा। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो कॉकरोच। कॉकरोच इसे आप लोग हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं। ठीक है, कॉकरोच, तिलचट्टा। और क्या हो सकता है, नेक्स्ट अगला उदाहरण आप लिख सकते हैं, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है, उदाहरण है। घोंघा हो गया, कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई आप लिख सकते हैं, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यानी तितली जिसे आप कहते हैं, तितली। नेक्स्ट उदाहरण आप लिख सकते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को हिंदी में कहते हैं कीट। ठीक ना, जो कीट होते हैं, स्नेल होता है, ठीक है, कॉकरोच होता है, बटरफ्लाई होता है। और भी उदाहरण लिख सकते हैं आप, जैसे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो आप कहेंगे नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ये सभी के सभी जो उदाहरण हमने लिखा, चाहे घोंघा हो, तिलचट्टा हो, तितली हो, कीट हो, जितने भी कीट होते हैं, ऑल इंसेक्ट लिख सकते हैं आप, ऑक्टोपस। ये सभी के सभी जो उदाहरण है वो खुला परिसंचरण तंत्र के उदाहरण है, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के ये उदाहरण है। ऐसा क्यों होता है, ये जो कीट होते हैं ना, इंसेक्ट होते हैं, इनके अंदर मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, हम एक इंसेक्ट का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई ये इंसेक्ट है, कीट है, ठीक, ये कोई कीट है, इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ लंग्स है, किडनी है, इसका लीवर है, पेनक्रियाज है, गाल ब्लैडर है, जो भी इसके ऑर्गन्स होते हैं। होता क्या है यहाँ पे, है ना, इसके अंदर जो खून होता है ना, ऐसे ही इसके बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, कोई नस नहीं होता है इसके अंदर, ऐसे ही खून क्या होता है इसके शरीर के अंदर सर्कुलेट होता है। अगर इस कीड़े को पकड़ करके आप ऐसे उठाएंगे ना, तो क्या होगा, खून नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे पलटेंगे तो खून इधर आ जाएगा। जैसे आपने गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारे में पानी भरिए, गुब्बारे को आप ऐसे करेंगे, पानी नीचे आ जाएगा, फिर इधर से उठाएंगे, फिर पानी नीचे चला जाएगा, यानी जिधर ढाल होगा उधर ही ब्लड भागता रहता है। तो इनके अंदर कोई नस नहीं होता है, नसों में पैक होकर के खून नहीं बहता है, बल्कि क्या होता है कि जहाँ वो पाता है ढाल, जिधर लगता है कि इधर लटक गया है एरिया शरीर का, उधर ही खून सर्कुलेट होता रहता है। तो इसी प्रकार के सिस्टम को हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर खून क्या होता है, पूरी तरह से खुला होता है, पैक होकर के नहीं बहता है नसों में। लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत आने वाली जो जीवधारी होते हैं, उनके अंदर नसें पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, और उन्हीं पतली पतली नसों या डक्ट के अंदर खून दौड़ता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो ऐसे ही सिस्टम को हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी इनके अंदर क्या होता है, इससे नस होगा, और नसों के अंदर खून क्या होता है, ऐसे ही सर्कुलेट होता रहता है नसों के अंदर। यही कारण है कि इसके अंदर आने वाले जितने भी एनिमल्स या जीव होते हैं, सभी को क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जीवधारी बोलते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से जीवधारी आ सकते हैं, आप उदाहरण इसका लिख सकते हैं, ह्यूमन, यानी जितने भी इंसान हैं, मानव हैं, उन सभी के अंदर कैसा सिस्टम पाया जाता है, तो आप बताएंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और क्या इसका उदाहरण हो सकता है, आप लिख सकते हैं काऊ, काऊ माने गाय,
भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश, शेर या जितने भी मैमल्स, आप सीधा उदाहरण इसका लिख लीजिए मैमल्स, यानी स्तनधारी मैमल्स। मैमल्स का मतलब क्या होता है? स्तनधारी। कुछ बच्चे कहेंगे स्तनधारी क्या होता है? तो स्तनधारी का मतलब होता है ऐसे जलधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऐसे सभी एनिमल्स या जानवर को हम लोग स्तनधारी कहते हैं। क्या मानव एक स्तनधारी प्राणी है? तो जी हाँ, मानव क्या है? एक स्तनधारी प्राणी है। ठीक, तो ये सभी के सभी स्तनधारी, जैसे गाय, भैंस, बकरी हम लोग हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? स्तनधारी हैं। इनके अंदर कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है? तो आप बताएंगे बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लगभग जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है वो मैंने बता दिया। अब इसके पहले जो मैंने छोड़ा था कि ये 3 पार्ट अगर या 3 अंग, 3 ऑर्गन्स आप पढ़ लेते हैं तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उसमें पहला है ब्लड। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, खून से, ब्लड से शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। जब ब्लड कंप्लीट हो जाएगा तब हार्ट यानी दिल के बारे में आपको बताएंगे, और जब दिल कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या? ब्लड। ब्लड क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। कोई समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, उसका जवाब हम जरूर देंगे। इसका नोट्स आप बनाते चलिएगा, अपने हिसाब से इसको लिखते चलिएगा। सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लोग लिखते चलिएगा ताकि आपको समझ में आए, है ना। अपने से नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। या ब्लड होता क्या है, इस ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो बाकी चीज़ें मिटा देते हैं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इस ब्लड के बारे में कुछ फैक्ट चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ब्लड का अध्ययन करना, पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे आप? ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो अब लिखिएगा ब्लड का अध्ययन करना कहलाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, ये जो लॉजी टर्म है ना, जब भी आप ये लॉजी देखेंगे तो इस लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो ब्लड के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक, और आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हीमेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ब्लड रोग विशेषज्ञ यानी रक्त रोग विशेषज्ञ, जो खून के बारे में बताते हैं ऐसे डॉक्टर को, यानी खून के बारे में बताने वाले डॉक्टर्स को या रक्त रोग विशेषज्ञ को हम लोग क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? डॉक्टर। समझ गए? हीमेटो का मतलब ये होता है ब्लड, यानी जब IST जुड़ गया तो समझ लीजिए डॉक्टर की बात हो रही है। लॉजी शब्द या लॉजी टर्म जुड़ गया तो आप समझेंगे अध्ययन की बात हो रही है। तो ब्लड के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। जो डॉक्टर होते हैं खून के या रक्त के, रुधिर के, उसे क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या? अगला पॉइंट लिखिए इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं ब्लड क्या होता है, तो आप लिखेंगे ब्लड इज लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। ब्लड इज ए लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। ठीक, ब्लड यानी रक्त क्या होता है? एक तरल परिसंचरित अंग होता है। लिख लीजिए हिंदी इसका, रक्त एक तरल परिसंचरित अंग होता है। रक्त एक तरल परिसंचरित अंग है। परिसंचरित, रक्त एक तरल परिसंचरित अंग है। ठीक, अब तरल परिसंचरित अंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से भी समझने वाले हैं। ठीक, कुछ पॉइंट और हैं, उसको भी लिख लीजिए। चौथा पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, इसका हिंदी क्या होता है? तो लिखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त यानी खून एक तरल संयोजी ऊतक होता है।
तरल संयोजी, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, रक्त क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है या ऊतक होता है। अब इसे ऊतक क्यों बोले, हमने इसे ऊतक क्यों कहा, इसे अंग क्यों कहा, क्या ब्लड जो है अंग होता है, यहाँ सवाल उठता है क्या ब्लड अंग है, क्या ब्लड ऊतक है, तो जी हाँ, साइंस कहता है कि ब्लड क्या है, एक अंग है। साइंस कहता है कि ब्लड क्या है, एक ऑर्गन है, एक अंग है। क्यों कहता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्लड के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सभी क्या है, कोशिकाएं हैं। तो ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, तो ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा RBC, WBC, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स ये हजारों लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये सभी के सभी, इसका हिंदी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, लाल उदीर कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद उदीर कणिकाएं या कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, इसे बिंबाणु कहते हैं। ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी क्या है, सेल्स है। सेल्स मतलब कोशिका है, सेल्स यानी कोशिका है। और किसके अंदर पाए जाते हैं, तो ब्लड के अंदर, खून के अंदर पाए जाते हैं सभी के सभी। और इन कोशिकाओं से जब एक कोशिका होता है, ठीक है, और जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं तो कई कोशिकाएं मिल करके क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। और ऊतक से क्या बनता है, तो अंग बनता है। ऊतक से क्या बनता है, अंग बनता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने लिखा है ब्लड इज ए लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, यानी रक्त एक तरल परिसंचरित अंग है। तो अंग हमने क्यों कहा, क्योंकि इस खून के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, तो RBC पाया जाता है, WBC पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। अब आप बताइए, यह RBC क्या है, कोशिका है, WBC क्या है, कोशिका है, प्लेटलेट्स क्या है, ये भी कोशिका है। तो बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह है। बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं तो मिल करके क्या बनाते हैं, तो हमने भी बताया कि ये कोशिकाएं मिल करके क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। और ऊतक मिल करके क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। ये सारी की सारी कोशिकाएं मिल करके क्या बना दी, सारे के सारे कोशिकाएं मिल करके क्या बनाई, और बताएंगे ऊतक बनाए। और ऊतक से क्या बनता है, तो अंग बनता है। ब्लड क्या हो गया, अंग हो गया। लेकिन कैसा अंग है यह, तो यह लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है, यानी यह तरल संयोजी ऊतक होता है जो बहता ही रहता है निरंतर, आपके शरीर में सर्कुलेट होता रहता है, इसीलिए इसे सर्कुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। ब्लड इज ए लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, केवल ऑर्गन्स नहीं है, लिक्विड है, तरल के रूप में है, यानी एक लिक्विड द्रव के रूप में क्या करता है, आपके शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। तो ब्लड इज ए लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। और यह क्या करता है, यह ब्लड आपके पूरे शरीर की कोशिकाओं को या पूरे शरीर को आपको जो है यह एक तरह से जोड़ने का कार्य करता है, कनेक्ट करने का कार्य करता है। यही कारण है कि इसे हम कहते हैं ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी रक्त क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक होता है जो क्या करता है, पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है, कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ और पूछा जाता है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, 4 पॉइंट हो गए। ब्लड के बारे में कुछ और चीजें हैं जो पूछी जाती हैं आपसे, क्या है, तो नेक्स्ट 5वां पॉइंट आप लिखेंगे। 5वां, ब्लड, ब्लड इज मीजोडर्मल ऑर्गन, मीजोडर्मल ऑर्गन्स, ठीक है, ब्लड इज मीजोडर्मल ऑर्गन्स। अब आप कहेंगे मीजोडर्मल क्या है, नया चीज मिल गया आपको। ब्लड क्या है, ब्लड इज मिजोडर्मल ऑर्गन। तो ब्लड होता है, ब्लड यानी खून यानी रक्त क्या होता है, एक खून एक मिजोडर्मल ऑर्गन है। इसका हिंदी मिजोडर्मल ही होता है, मिजोडर्मल अंग है, मिजोडर्मल अंग है, यानी ब्लड एक मिजोडर्मल अंग होता है। अब यह मिजोडर्मल क्या होता है, मिजोडर्मल क्या होता है तो उसको समझते हैं। आइए पहले इसको थोड़ा सा लिख करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, या थोड़ा सा आपको पहले बता देते हैं इसके बारे में। मिजोडर्मल होता क्या है, जब एक बच्चा माँ के पेट में या गर्भ में बनता है, उसका निर्माण हो रहा होता है, माँ के पेट में जब कोई एक भ्रूण, एक एम्ब्रियो विकास कर रहा होता है, एक बच्चा बन रहा होता है, उसे बच्चा तो कहेंगे नहीं, जब तक वह पेट के अंदर है उसे भ्रूण कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे। जब वो बाहर आ जाता है तो उसे बच्चा कहते हैं। तो
तो यानी जब किसी माँ के अंदर जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, जब उसका विकास हो रहा होता है या बच्चा बन रहा होता है, भ्रूण बन रहा होता है, तो डायरेक्ट थोड़ी बनता है, पहले उसके अंदर अंग बनता है। लेकिन अंग बनने से पहले उसके अंदर 3 लेयर बनते हैं। यानी जब कोई भ्रूण बन रहा होता है माँ के पेट में, तो उसके अंदर जो अंग बनता है, वह अंग बनने से पहले 3 लेयर बनता है। कौन कौन सा बनता है तो लिखिएगा, 3 लेयर कौन कौन से होते हैं। एक लेयर अंदर ऐसे होता है, फिर इसके बाद इसके बाहर एक लेयर होता है, फिर इसके बाद इसके बाहर भी एक लेयर होता है। 3 लेयर होते हैं। और 3 लेयर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं। बीच वाले को हम लोग कहते हैं मीजोडर्म। क्या कहते हैं, मीजोडर्म। और जो अंदर वाला लेयर होता है इसे हम लोग कहते हैं एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, एंडोडर्म कहते हैं। अब एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गन को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं। एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गन को, एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गन को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल कहते हैं। ठीक है, मीजोडर्म से बनने वाले ऑर्गन को, मीजोडर्म से बनने वाले ऑर्गन को हम लोग मीजोडर्मल कहते हैं। मीजोडर्मल कहते हैं। ठीक है, यहाँ डर्म है, यहाँ डर्मल है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गन को एक्टोडर्मल, मीजोडर्म से बनने वाले ऑर्गन को मीजोडर्मल, और इंडोडर्म से बनने वाले ऑर्गन को हम लोग इंडोडर्मल कहते हैं। इंडोडर्मल कहते हैं। ठीक, ये 3 पॉइंट आप नोट कर लेंगे। एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गन को एक्टोडर्मल कहते हैं, मीजोडर्म से बनने वाले ऑर्गन को हम लोग मीजोडर्मल कहते हैं, और एंडोडर्म से बनने वाले ऑर्गन को हम लोग एंडोडर्मल कहते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है ना, जो खून होता है, इसी बीच वाले लेयर से बना होता है। इसी बीच वाले लेयर से बनने के कारण ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड को मीजोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, और भी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं कि एंडोडर्म से और कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं, मीजोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म से कौन से शरीर के अंग बनते हैं, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं पहले। अब हम पढ़ेंगे कि एक्टोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं, मीजोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं, और एंडोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं। इसको रहने देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टोडर्म, या नीचे से यहाँ से शुरू करते हैं। एंडोडर्म से, एंडोडर्म से बनने वाले अंग हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म, इस एंडोडर्म से कौन कौन सा शरीर का अंग बनता है, तो आप लिख सकते हैं, इससे बनता है आपका लीवर। क्या बनता है, लीवर। और क्या बनता है, लीवर को क्या कहते हैं, लीवर को क्या कहते हैं, आप कहते हैं यकृत, हिंदी में कहते हैं यकृत। और क्या बनता है, किडनी। आपका जो किडनी होता है, इसे आप गुर्दा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये किससे बना होता है, एंडोडर्म से बना होता है। ठीक, और क्या बना होता है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, इसे हिंदी में आप कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय ये किससे बना होता है, तो एंडोडर्म से बना होता है। यानी ये सभी के सभी कैसे ऑर्गन हो गए, तो एंडोडर्मल हो गए। कौन कौन, पैंक्रियाज, किडनी, लीवर, और भी कुछ होते हैं जैसे। और क्या बना होता है, तो आप लिखिएगा, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, अब थाइमस ग्लैंड क्या होता है, थाइमस का मतलब थाइमस ही होता है, ग्लैंड का मतलब ग्रंथि होता है। तो आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं थाइमस, आप लिख सकते हैं थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्रंथि। और क्या होता है, थायराइड। अगला लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हिंदी में क्या लिखेंगे, थायराइड ग्रंथि लिख लीजिए, ऐसे थायराइड, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। ये सभी के सभी जो ऑर्गन्स यानी अंग होते हैं, और किससे बने होते हैं, तो एंडोडर्म से बने होते हैं। तो एंडोडर्म से बनने वाले कौन कौन से अंग हैं, तो आप बता सकते हैं लीवर, किडनी, पैंक्रियाज। ठीक है, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा लंग्स भी होता है आपका, लंग्स यानी फेफड़ा। आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लंग्स। लंग्स यानी
फेफड़ा, आपका फेफड़ा भी जो बनता है किससे बना होता है, तो यह एंडोडर्म से बना होता है। तो एंडोडर्म से बनने वाले कौन कौन से अंग हैं, लंग्स, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सभी के सभी अंग किससे बने होते हैं, तो एंडोडर्म से बने होते हैं। इसलिए सभी के सभी अंग क्या हो गए, एंडोडर्मल ऑर्गन हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मीजोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं, ठीक, यानी बीच वाली लेयर से कौन कौन से बनते हैं। एक तो हमने बता दिया है ब्लड, लेकिन और क्या क्या बनता है, इसको मिटा देते हैं। क्या क्या बनता है इससे, तो आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आप ऐसे बना लीजिएगा। मीजोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं, तो लिखिएगा मीजोडर्म, मीजोडर्म, ठीक। इस मीजोडर्म से क्या क्या बनता है, पहला चीज तो आप लिखिएगा आपका कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होता है, कार्डियक मसल्स का मतलब क्या होता है जी, अब इसका हिंदी कार्डियक मसल्स यानी हृदय की पेशी, शुद्ध हिंदी लिखना चाहे तो हृदय की पेशी। जो हृदय की पेशियां होती हैं, जो हृदय की मांसपेशी होती है, जो आपका हार्ट होता है, हृदय होता है, उसकी जो मांसपेशी बनी होती है वह किससे बनी होती है, वो इसी बीच वाले लेयर से बनी होती है, जिसे आप लोग मीजोडर्म कहते हैं। और मीजोडर्म से बनने वाले ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, मीजोडर्मल ऑर्गन्स कहते हैं। तो कभी परीक्षा में पूछा जाए कि कार्डियक मसल्स किससे बना होता है, तो आप क्या बनाएंगे, मीजोडर्म से बना होता है। तो कार्डियक मसल्स कैसा ऑर्गन हो गया, मीजोडर्मल ऑर्गन हो गया। और क्या बना होता है, नेक्स्ट आप लिखेंगे ब्लड, जो कि मैंने बताया, ब्लड यानी आपका रक्त, खून। इसलिए ब्लड क्या है, ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। क्यों, क्योंकि ब्लड किससे बना होता है, इसी बीच वाले लेयर से बना होता है। यही कारण है कि ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। ब्लड कैसा अंग है, एक मीजोडर्मल अंग है। क्यों है, क्योंकि ये बीच वाले लेयर से बना होता है, ठीक। तो कार्डियक मसल हो गया और ब्लड हो गया। और क्या बना होता है, कुछ और होते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें, और क्या बना होता है, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होता है जी, चिकनी पेशियां, जितनी भी आपकी चिकनी पेशियां होती हैं, चिकनी पेशियां होती हैं, ये सभी के सभी चिकनी पेशियां किससे बनी होती हैं, तो मीजोडर्म से बनी होती हैं। तो कौन कौन सी चिकनी पेशियां होती हैं, तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपका फूड पाइप होता है, फूड पाइप, फूड पाइप। और क्या होता है, स्टमक, स्टमक होता है आपका। और क्या होता है, इसके अलावा जो है आप स्टमक के अलावा लिख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये सभी के सभी स्मूथ मसल्स में आते हैं, चिकनी पेशियों में आते हैं, क्योंकि इनका जो मांस होता है वो कैसा होता है, काफ़ी चिकना होता है, स्मूथ होता है। यही कारण है कि इसे हम लोग स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशी कहते हैं। जैसे आपका फूड पाइप है, आहार नाल। और क्या है, आपका स्टमक यानी पेट है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत है। ये सभी के सभी किससे बने होते हैं, तो आप क्या बनाएंगे, क्या बताएंगे, मीजोडर्म लेयर से बने होते हैं। यही कारण है कि इन सभी के सभी अंगों को हम लोग मीजोडर्मल कहते हैं, ठीक। तो आपका हार्ट क्या हो गया, ये मीजोडर्मल ऑर्गन हो गया। और आपका ब्लड क्या हो गया, मीजोडर्मल हो गया। आपका स्मूथ मसल्स यानी फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी के सभी क्या है, मीजोडर्मल है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं एक्टोडर्मल। अब एक्टोडर्मल में क्या क्या आता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिएगा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, एक्टो, ECTO, एक्टो, DERM, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से क्या क्या बना होता है, तो एक्टोडर्म से आप लिखिएगा, नाम ही है एक्टो, बाहर वाला। तो इससे बाह्य परत यानी बाहरी जो आपका परत होता है, बाहरी परत, बाहरी परत या बाहरी आवरण जो होता है, जिसे आप लोग स्किन कहते हैं, स्किन यानी त्वचा, या आपका जो त्वचा होता है ना, स्किन होता है, यह एक्टोडर्म से बना होता है। यानी एक्टोडर्म से बने होने के कारण त्वचा को लोग एक्टोडर्मल कहते हैं। तो आपका जो बाह्य परत है यानी चमड़ा है, बाहरी आवरण है, स्किन है, यह कैसा ऑर्गन्स होता है, एक्टोडर्म होता है। तो इसमें एक ही चीज़ आपको पढ़नी है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा
एक्टोडर्म किसे कहते हैं, मेसोडर्म किसे कहते हैं, एंडोडर्म किसे कहते हैं, इससे बनने वाले कौन कौन से अंग हैं, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक जो 4-5 पॉइंट आपने लिखा था ब्लड के बारे में, ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। ब्लड कैसा है, ब्लड कैसा है, एक मीजोडर्मल अंग होता है। इसके बाद उसी के नीचे कुछ और पॉइंट आप लिखिएगा। ब्लड इज ए कोलाइडल सोल्यूशन। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक कोलाइडी सोल्यूशन होता है। ठीक, 5 पॉइंट लिखे होंगे मेरे हिसाब से। छठा पॉइंट आप लिखिएगा नेक्स्ट उसी में, ब्लड इज ए कोलाइडल सोल्यूशन। ब्लड इज ए कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, ब्लड इज ए कोलाइडल सोल्यूशन। तो रक्त होता है, रक्त क्या है, कोलाइडी विलयन है। रक्त एक कोलाइडी विलयन है, रक्त एक कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको समझते हैं। ब्लड क्या होता है, कोलाइडी सॉल्यूशन होता है, एक मिक्सचर होता है। यानी ब्लड में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। ब्लड के अंदर जो हमारा खून होता है ना, इस खून के अंदर बहुत से जो है चीज़ें मिली होती हैं। अब इसे हमने कोलाइडल क्यों कह दिया, तो कोलाइडल क्यों कहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज यानी कण का साइज 1 नैनोमीटर से, ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। 100 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी ऐसा पार्टिकल या ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पाए जाने वाले कण की साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच होता है, ऐसे सॉल्यूशन को ही हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सॉल्यूशन है या जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी कण हैं, उनका जो साइज है वो कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। यही कारण है कि हम लोग ब्लड को एक कोलाइडी सोल्यूशन कहते हैं, एक कोलाइडी विलयन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल यानी कण का साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो क्या आपने लिखा, ब्लड ये कोलाइडल सोल्यूशन। ब्लड कैसा सोल्यूशन है, तो एक कोलाइडी विलयन है। क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक, तो खून, हमने क्या कहा आपसे कि ब्लड क्या है, एक कोलाइडी सोल्यूशन है। ब्लड इज ए कोलाइडल सोल्यूशन। अगर ब्लड एक कोलाइडी विलयन है, एक सोल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भुली होंगी, कुछ बुरी चीज़ें भुली होंगी। अब क्या क्या चीज़ें ब्लड के अंदर भुली होती हैं, आइए इसको समझते हैं। ब्लड के अंदर बहुत ही सारी चीज़ें भुली होती हैं, कुछ अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। तो क्या अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, क्या क्या बुरी होती हैं, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए ब्लड है, इस ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें भुली होती हैं, जैसे हार्मोन्स भुला होता है ना, हार्मोन्स, और क्या होता है, आयरन्स, और क्या होता है, आयन, और क्या होता है, आप लिखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है, और क्या होता है, इसमें होते हैं विटामिन्स, इसमें होते हैं विटामिन्स, और क्या होता है, सेल्स, सेल्स मतलब कोशिका, कोशिका में कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और क्या होता है, इसके अंदर मिनरल्स, मिनरल्स होते हैं, और क्या होता है, इसी के अंदर घुला होता है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, विटामिन्स, आयंस, आयरन्स, हार्मोन्स, ग्लूकोज, और इसके अंदर क्या घुला होता है, तो आप लिखेंगे यूरिन, यूरिन यानी पेशाब, मूत्र, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर घुली होती हैं, आपके खून के अंदर घुली होती हैं। तो खून में बहुत सारी चीज़ें घुली होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं, कोलाइडी सोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं और बहुत सी चीज़ें बुरी भी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी ब्लड बनता कैसे है, खून बनता कैसे है। आइए तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब खून का निर्माण, यानी खून का निर्माण कैसे होता है,
तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि खून का निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए आपका एक बोन्स है यानी हड्डी है, ठीक है। इस हड्डी के अंदर कुछ खोखले भाग होते हैं, ठीक है। इन्हीं खोखले भागों को ही हम लोग बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं, यानी अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। अस्थि मज्जा कहते हैं, यानी इस हड्डी के अंदर कुछ खोखला पार्ट, खोखला भाग होता है। उसी खोखले भाग को हम लोग अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, मज्जा का मतलब होता है खाली स्थान। बोन मतलब हड्डी, मैरो मतलब खाली स्थान, यानी हड्डी के अंदर जो खाली स्थान होता है उसी को ही हम लोग बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। अब इस खाली स्थान में क्या होता है, यहाँ पर कुछ रेड कलर की चीज़ें इधर पाई जाती हैं, एक तरफ रेड चीज़ें पाई जाती हैं, रेड कलर की चीज़ें। इस रेड वाले भाग से बनता है आपका आरबीसी। क्या बनता है? आरबीसी। मैंने क्या कहा, इस हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है। इस बोन मैरो में कुछ रेड वाली भाग पाए जाते हैं, रेड कलर की चीज़ें पाई जाती हैं। इस रेड वाले कलर से क्या बनता है, तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं बनते हैं। और इसी में इस साइड कुछ पीले कलर का, पीले रंग का कुछ चीज पाया जाता है। और इस पीले वाले भाग से पीला येलो यानी येलो कलर का, पीले कलर का, पीले रंग का जो है इस साइड में कुछ पार्टिकल या साइड या कण होते हैं, भाग होते हैं, पाए जाते हैं। और इस पीले वाले भाग से बनता है आपका WBC बनता है। और क्या बनता है, आप लिखेंगे प्लेटलेट्स बनता है, प्लेटलेट्स बनता है। और क्या बनता है, आप लिखिएगा प्लाज्मा बनता है। तो पीले वाले भाग से तीन चीजें बनती हैं, क्या क्या? WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा बनता है। रेड वाले भाग से क्या बनता है, तो RBC यानी रेड ब्लड सेल बनता है, ठीक। अब होता क्या है, यह जो RBC होता है, इसी RBC से क्या होता है, आपका ब्लड का निर्माण होता है। इसी RBC से क्या बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसी से क्या होता है, ये येलो वाले भाग से WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये सारी की सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, ब्लड का निर्माण कर देती हैं। अगर आपके खून में RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, तो आपका खून बन गया। खून में और क्या चाहिए, यही चीजें तो चाहिए आपको। RBC चाहिए, WBC चाहिए, प्लेटलेट्स चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। जैसे इतनी चीजें मिलती हैं, क्या बन जाता है, खून बन जाता है। लेकिन अब एक आपसे हम प्रश्न पूछते हैं और आपकी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, आप लोग बताइएगा कि एक बच्चा, एक एम्ब्रियो जो माँ के पेट में होता है, करीब 2 से 3 माह का होता है, उसके अंदर तो हड्डी बना नहीं होता है। जब हड्डी नहीं होगा तो उसके अंदर बोन मैरो नहीं होगा, और जब बोन मैरो नहीं होगा तो उसके अंदर खून कैसे बनेगा? एक बच्चा, एक एम्ब्रियो, एक भ्रूण जो बन रहा है अभी, उसके अंदर हड्डी बना ही नहीं है। जब हड्डी नहीं बना है तो उसके अंदर बोन मैरो नहीं पाया जाएगा, अस्थि नहीं पाया जाएगा। और जब बोन मैरो नहीं बना होगा तो आप लोग बताइए कि वह जो है उसके अंदर ब्लड कैसे बनेगा? तो इसका जवाब क्या होगा, सुनिए। तो ऐसे बच्चे या भ्रूण के अंदर जो है ब्लड बनाने का काम लीवर करता है। लीवर और स्प्लीन, यह दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं। ऐसे भ्रूण के अंदर ब्लड बनाते हैं जो अभी 2 से 3 माह का है, जिसके अंदर हड्डी बना ही नहीं है। ऐसे बच्चों में खून बनाने का काम कौन करता है, तो लीवर और स्प्लीन करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसके आगे ब्लड की मात्रा कितनी होती है ना, ब्लड की मात्रा कितनी होती है, किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी एक मानव शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आप लोग, ब्लड की मात्रा, ब्लड की मात्रा या क्वांटिटी, यानी कितना खून होता है एक मेल में और एक फीमेल में। तो आप लिखिएगा एक मेल यानी पुरुष में आप कितना लिख लेंगे, एक पुरुष के अंदर खून अप्रॉक्स 5 से 6 लीटर होता है। लिखिएगा 5 से 6 लीटर होता है। लेकिन अगर बात की जाए एक फीमेल बोले तो एक महिला के अंदर, एक वयस्क महिला के अंदर कितना खून होता है, तो करीब 4 से 5 लीटर होता है, ठीक। लेकिन फिर आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में कि टोटल बॉडी वेट का
यानी कुल शरीर के वजन का कितना परसेंट खून पाया जाता है, तो आप बताएंगे 7% खून पाया जाता है। यानी टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट मानव शरीर में खून होता है, तो आप बताएंगे 7% होता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आपका कुल वजन 50 kg है। कितना है? 50 किलो है। ठीक, अब क्या करेंगे आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे 7/100 कर दीजिए। एक जीरो से जीरो कट गया, यहाँ 5 है, 5 कम 5, 5 गुना 10। अब आया कितना? 7 कम 7 कर लीजिए आप, और बटे नीचे 2 है। यानी अगर हम 2 से क्या करें, इस 2 से हम क्या करें, 7 को भाग कर दें तो कितना आएगा? आप 2 3 6, 1 बचा, 10 लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 5 10 कट गया, कितना आया? 3.5 लीटर, यानी 3.5 लीटर खून होगा। अगर कोई व्यक्ति कितने का है? 50 केजी का है। 50 केजी का है तो उसके अंदर लगभग 3.5 लीटर खून, यानी 3.5 लीटर खून होगा। इसी हिसाब से आप लोग जो है अपने अपने शरीर का टोटल वजन देख लीजिएगा कितना है, और उसमें 7/100 कर दीजिएगा, और आपका जो है परसेंटेज निकल जाएगा कि आपके शरीर में कितना खून होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद ब्लड की मात्रा की बात करते हैं। ब्लड का कलर यानी खून का रंग कैसा होता है। ब्लड की मात्रा हो गई, टोटल बॉडी वेट का 7% होगा, और अगर वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो एक मेल पुरुष में 5 से 6 लीटर होगा, और एक फीमेल महिला में 4 से 5 लीटर होगा। लेकिन टोटल बॉडी वेट का पूछा जाए कितना परसेंट खून होगा, तो आप बताएंगे लगभग 7% होता है। इस तरह आप उदाहरण दे करके भी समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का कलर यानी रंग, यानी खून का रंग कैसा होता है। तो नेक्स्ट रीडिंग आप लोग देंगे खून का रंग, ब्लड का रंग। देखिए ब्लड का रंग, ब्लड कलर, ब्लड का कलर कैसा होता है, आप सबको पता है ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड, यानी लाल रंग का खून होता है। अब लाल रंग का क्यों होता है? अब इसके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण यह लाल रंग का होता है? तो मानव शरीर के खून का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसे HB से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या पाया जाता है कि जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, तो इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।